इतनी पढ़ाई करते हैं साल भर, इतने सब कुछ करते हैं, लेकिन बाद में आखिर में जाके ना अपने एग्जाम प्रिपरेशन को प्रॉपर प्लानिंग से नहीं करते हैं और आपका नंबर जितना आना चाहिए उतना आता नहीं है। क्या आपको पेपर में लास्ट में आंसर छूट जाता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप पेपर में हमेशा आपको टाइम कम मिलता है? इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि आपको एग्जाम को कैसे हैंडल करना है और अपने एग्जाम पेपर में कैसे लिखना है। अगर सचिन तेंदुलकर को मैं एक तलवार दे दूं और तलवार लेके बोलूं कि जा भाई लड़ाई कर, तो क्या वो लड़ाई कर पाएगा? तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप जब भी आप एग्जाम की प्लानिंग कर रहे हो, एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, तो आपको एक एसओपी फॉलो करना है। एसओपी मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके हिसाब से आप एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हो, एक अच्छी चीज अचीव कर सकते हो। तो वही मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू राइट एग्जाम। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि आपको एग्जाम को कैसे हैंडल करना है और अपने एग्जाम पेपर में कैसे लिखना है। तो आज ये हम सीखने वाले हैं दो चीजें, हाउ टू हैंडल योर एग्जाम, आपको अपने एग्जाम को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे कि आपको एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। इतनी पढ़ाई करते हैं साल भर, इतने सब कुछ करते हैं, लेकिन बाद में आखिर में जाके ना अपने एग्जाम प्रिपरेशन को प्रॉपर प्लानिंग से नहीं करते हैं और आपका नंबर जितना आना चाहिए उतना आता नहीं है। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप जब भी आप एग्जाम की प्लानिंग कर रहे हो, एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, तो आपको एक एसओपी फॉलो करना है। एसओपी मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके हिसाब से आप एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हो, एक अच्छी चीज अचीव कर सकते हो। तो वही मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात याद रखना, जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करते हो तो तीन चीजें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज आती है टॉप 20 असाइनमेंट। मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, आपने अपना असाइनमेंट लिखकर कंप्लीट किया है, जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है? पहला स्टेप तो टॉप 20 असाइनमेंट। उसके बाद आपको करना है जो प्रीवियस साल का क्वेश्चन पेपर है बोर्ड का, उसको आपको लेना है और उसको भी देखना है, उसको भी सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है? अरे देखिए, हमने जो टॉप 20 असाइनमेंट बनाया है वो किसके लिए बनाया है? वो इसलिए बनाया है क्योंकि भाई आप एक बॉर्डर लाइन होती है, उस बॉर्डर लाइन को पार करने के बाद हर स्टूडेंट पास हो जाता है अच्छे से, तो उसके लिए बनाया है। ये अगर आपको स्टेट रैंक लाना है तो स्टेट रैंक लाने के लिए आपको असाइनमेंट से बढ़कर कुछ करना होगा, और उसके लिए आपको पहले जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, मानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर इसके प्रीवियस ईयर वाला था बोर्ड का, उसको लेना है, उसको भी सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सा जो क्वेश्चन है जो हमारे असाइनमेंट में नहीं है पर तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट चीजें ली हैं। इंपॉर्टेंट चीजें अगर लेंगे और सारा सिलेबस लेंगे तो पूरा बुक ही आ जाएगा, पर वैसा हम कर नहीं सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया है, हमने असाइनमेंट में आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। अब आपको क्वेश्चन पेपर को जब सॉल्व करेंगे, और सिर्फ एक पिछले साल का प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं, इसके पहले के भी जो पेपर्स हैं वो भी सॉल्व करो। अब आप कहेंगे कि अभी तो हमारा ER 2020 का नया सिलेबस आया है और नए सिलेबस के हिसाब से देखने जाएंगे तो फिर आपका तो एक ही पेपर हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी प्रीवियस 5 साल में जितने पेपर हुए हैं वो भी आप ही के पेपर हैं। यानी कि जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर सेट करता है, वो पेपर एक्चुअली वही लोग सेट करने वाले हैं जो पहले करते थे। तो उनके माइंड में जो सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो वही होते हैं, और आपका सिलेबस भी ज्यादा नहीं बदला है, सिर्फ 80% वैसा, ये 20% ही बदला है। यानी कि ये है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर है 2018, 19, 20, 21, 22 का जो पेपर है वो भी पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होता है कि जब आप 5 साल के पेपर सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपने छोड़ दी है, जो आपने जो आपने कंप्लीट नहीं किया है, जो आपके असाइनमेंट में कवर नहीं हुआ है। तो वैसी चीजों को फिर आप जाकर बुक विद टीचर से, जो लिखा है यहां पर बुक विद टीचर रिमेनिंग पार्ट यानी कि रिमेनिंग इंपॉर्टेंट पार्ट, वो आप यहां से लेंगे और उसको लेने के बाद आप यहां पर इसमें असाइनमेंट में ऐड कर देंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि आपके असाइनमेंट में मैंने कहा था लास्ट का 8-10 पेज खाली रह जाएगा, तो उसको छोड़ देना है। तो इसीलिए छोड़ देना है क्योंकि आज आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपका 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। और वो कहां से करना है? वो अगेन आपको पेपर सॉल्व करने हैं। पेपर सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन से शायद नहीं इसमें असाइनमेंट में कंप्लीट हुआ है, तो आप जाकर उस क्वेश्चन को निकालोगे और निकालने के बाद बुक विद टीचर से उसका आंसर्स बनाओगे, आंसर्स लिखोगे और वो आकर अपने टॉप 20 में ऐड कर दोगे। तो ओवरऑल आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप अपने असाइनमेंट को ही और बेहतर बनाना है। यही आपका एग्जाम है, यही आपके एग्जाम का सबसे बड़ा वेपन है। तो जो बेहतर कैसे बनाओगे? बेहतर ऐसे बनाओगे, जब आप बोर्ड का पेपर पढ़ोगे, बोर्ड में आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या और हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, और उसको आप फिर बुक विद टीचर से बाहर निकाल के वापस से अपने असाइनमेंट में ऐड कर देंगे।
तो एग्जाम के टाइम पे आपके पास एक चीज रहेगी, वो है असाइनमेंट ऑफ टॉप 20, और उसी से पढ़ के आप अपने नंबर्स को अच्छे से अच्छा नंबर अचीव करोगे और अच्छे से अच्छा रैंक लेकर आओगे। हाँ, पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो सभी बच्चे गलतियां करते हैं कि असाइनमेंट जो है आपका, जो टॉप 20 का जो आपने असाइनमेंट किया वही कंप्लीट नहीं याद किया, अभी तक उसी को पढ़ के कंप्लीट नहीं किया, तो उसके बाद अगर आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते भी हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीजें आपके असाइनमेंट में कवर है, कौन सी चीजें नहीं है? तो ये पता कैसे चलेगा जब आपको यही नहीं आता है? तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहली सीढ़ी जो है, जो मैंने आपको सबको दे दी है पहली सीढ़ी, वो सीढ़ी ये है कि आपको अपना पहला असाइनमेंट जो दिया हुआ है ऑलरेडी उसको कंप्लीट करना है। जो टॉप 20 असाइनमेंट है, जो टॉप 20 वाली बुक में मिल जाएगा आपको, बुक विद टीचर में। उसके बाद जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर है ये आपको अभी ग्रुप में आ जाएगा। जो 5 साल के बोर्ड के पुराने पेपर हैं वो पेपर आपको पढ़ना है। जब आप उस पेपर को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो यहां पे मिस हो गई है या यहां पर इंपॉर्टेंट है पर नहीं है। वो हर एक आदमी का अलग अलग होगा, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होगा। तो वो सारे क्वेश्चन जब यहां से निकलेंगे तो तब निकलेंगे जब आपने ये कंप्लीट किया है। जब इसको कंप्लीट ही नहीं किया है तो यहां से क्वेश्चन कैसे निकालोगे आप? तो इसलिए आपको पहले असाइनमेंट कंप्लीट करना है, पहला स्टेप अच्छे से। उसके बाद आपको बोर्ड के 5 साल के पेपर देखने हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इसमें कवर नहीं हुई हैं। और उसके बाद थर्ड स्टेप, आपको उसी पार्ट को निकालकर, उस क्वेश्चन को निकालकर उसके आंसर्स यहां से बनाने हैं और उसको लाकर वापस से अपने असाइनमेंट में ऐड करना है। एंड दैट इज योर फाइनल टारगेट। ठीक है, समझ में आ गया? सो ये मैं आपको जो बता रहा हूं, ये मैं आपको बहुत ही अच्छा और शॉर्टकट रास्ता बता रहा हूं कि बहुत अच्छा नंबर आप कैसे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग। ये तो बात होगी एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करना है। सो ये सारी बातें एग्जाम प्रिपरेशन वाली थी जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद योर स्ट्रेंथ, मतलब आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा बनाओ कि जो आप लिखो वैसा और कोई ना लिखा हो। ये क्या मैं कह रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर सचिन तेंदुलकर को मैं एक तलवार दे दूं और तलवार लेके बोलूं कि जा भाई लड़ाई कर, तो क्या वो लड़ाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो फाइटर नहीं है, वो अच्छा बैट्समैन है ना। अब एग्जांपल एक और देता हूं, अगर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट ग्राउंड में ही मैं बॉलिंग दे दूं तो शायद वो उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाएगा, पर वो बैटिंग बहुत अच्छा करता है, बिकॉज वही उसका स्ट्रेंथ है, राइट। तो उसी तरीके से अगर आपको भी आपके पेपर में सचिन तेंदुलकर बनना है तो आपको क्या करना होगा, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन, यानी कि 5 या 10, यहां पर लिखा हुआ है 10, मैं आपको बोलूंगा अगर आप एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तो 5 ही क्वेश्चन लो, या अगर आप उससे थोड़े अच्छे हो तो 10 क्वेश्चन ऐसे लो जिसका आंसर आप ऐसा बनाओ कि और कोई वैसा आंसर अपने पेपर में लिखा ही ना हो। क्योंकि देखो, जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है ना तो उसको ये नहीं पता होता कि सामने वाला आदमी कौन है, सचिन तेंदुलकर है कि नॉर्मल सा कोई ऑर्डिनरी क्रिकेट प्लेयर है जो आगे आए खेलने के लिए, ये उसको कुछ पता नहीं होता है। वो सिर्फ आपके स्टार्टिंग के 3-4 आंसर्स पढ़ने के बाद ही आपको जज कर लेता है कि आप अच्छे हो या बुरे हो, और उसके हिसाब से ही 3-4 के आंसर के हिसाब से ही आपका पूरा पेपर चेक करता है वो। तो इसका मतलब ये है कि आपके 3-4 आंसर्स अगर आपने बेस्ट दे दिए, ऐसे आंसर दे दिए जो किसी और ने नहीं लिखे हैं, आपने ही इसको बेस्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। अच्छे तरीके से मतलब ये नहीं होता है जो मैंने असाइनमेंट में दिया है वही आपने लिखा है, ठीक है, तो उसको अच्छा नहीं बोलते हैं, उसको नॉर्मल बोलते हैं। अच्छा मैं किसकी बात कर रहा हूं कि आपने उस पूरे असाइनमेंट में और पूरे के पूरे सब्जेक्ट में अपने 5 आंसर या 10 आंसर, टॉप 10 आंसर ऐसे निकाले जिसका आंसर्स आपने खुद ने और भी ज्यादा अच्छा बनाया, और भी ज्यादा उसमें चार्ट्स ऐड किए, और भी ज्यादा उसमें डायग्राम्स ऐड किए, और भी ज्यादा उसमें कंटेंट आप लेकर आए। कहां से लेकर आओगे? गूगल से लेके आ जाओ, चैट जीपीटी से लेके आ जाओ, अलग अलग टूल्स है वहां से आप उसमें से और कंटेंट लेकर आके ऐसे कंटेंट्स ऐड करो कि जिसमें आपको एश्योरिटी मिल जाए कि और कोई ऐसा आंसर लिख ही नहीं सकता। क्योंकि आपको देखो, आप जो अपने आंसर शुरू करोगे, अपने बोर्ड का पेपर शुरू करोगे ना, तो कैसे शुरू करोगे? आपके हाथ में बोर्ड पेपर आया तो उस बोर्ड पेपर में क्या देखोगे? वो जो आपका टॉप 10 जो आपका बेस्ट बनाया था आपने, उसमें से कितना आया है, उसमें से जो आया है ना समझ लो, उसमें से 10 में से फॉर एग्जाम्पल 6 आया है, या फिर आपने 5 किया है, 5 में से 3 आया है, राइट। तो अगर तो आपने टॉप 5 बनाया था अपना, तो उस टॉप 5 में से अगर 3 क्वेश्चन जो आया है, जो आपने उसको अपना बेस्ट बना के रखा था, तो पेपर की शुरुआत उसी से करो। और जब पेपर की शुरुआत आप उससे करोगे तो होगा क्या पता है? एग्जामिनर समझ लेगा कि इसने पूरा का पूरा सिलेबस ही अच्छे से पढ़ा है, और पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा है तो आपके 3 आंसर पढ़ने के बाद चौथा, पांचवा, छठवां वो ज्यादा ध्यान ना देते, वो समझ जाएगा कि ये लड़का सचिन तेंदुलकर है, तो उसको सचिन तेंदुलकर जैसा ही इज्जत मिलेगा। ठीक है, अब मैं इसका एक और एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लीजिए कि आप नहीं जानते कि सचिन तेंदुलकर कौन है, आप नहीं जानते, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता कि वो कौन है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जब आप उसको जानते ही नहीं हो और वो आया क्रिकेट में बैठो यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है, और उसने 2 6 मारा, उसके बाद आउट हो गया, तो आपको क्या लगेगा, ये तो फालतू प्लेयर है ना? क्यों? क्योंकि आप उसको जानते ही नहीं हो। और अगर वही आपको पता होगा, अरे ये तो सचिन तेंदुलकर है, मैं जानता हूं इसको, ये अच्छा प्लेयर है, तो अल्टीमेटली अगर 2 6 मार के भी आउट हो जा रहा है वो, तो भी आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर है। उसी तरीके से जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है ना, उसको नहीं पता होता कि तुम कौन हो, तुम जीरो हो स्टार्टिंग में उसके लिए, लेकिन वो आपके स्टार्टिंग के 3-4 आंसर्स को पढ़ के आपको जज कर लेता है कि आप कौन हो, आप अच्छे प्लेयर हो या आप एवरेज प्लेयर हो या आप बहुत ही ज्यादा बेकार प्लेयर हो। तो वो सब कहां डिपेंड करता है, आपके स्टार्टिंग के 3-4 आंसर्स पे ना। तो एक काम करो ना कि आप भी अपना स्मार्ट दिमाग लगाओ और क्या करो, अपने पूरे सिलेबस में से ना 5 या 10 क्वेश्चंस निकालो, जिसको सेलेक्ट करो और उसके आंसर्स को आप अपने हिसाब से खुद बनाओ, खुद थोड़ी बहुत चीजें उसमें ऐड करो। और ऐड करने के लिए असाइनमेंट में जगह नहीं है तो ठीक है, A4 साइज का पेपर बीच में ऐड करके फिर उसमें ऐड करो, ठीक है, और उस आंसर्स को अपना बेस्ट आंसर्स बना लो। अब जब बेस्ट आंसर्स बना लोगे और जब पहला बॉल आएगा, यानी कि जब एग्जामिनर आपका पहला क्वेश्चन चेक करेगा, तो आपने जो बैटिंग किया है वहां पे बहुत ही अच्छी किया है। कैसे? क्योंकि उसको थोड़ी पता है कि आपने इस तरीके का कोई फॉर्मूला लगाया है कि टॉप 10 वाला फॉर्मूला, उसी से पेपर शुरू कर रहे हो, उसको पता नहीं है। वो तो चेक कर रहा है आपको नॉर्मल स्टूडेंट समझ के, और जब वो चेक कर रहा है आपके आंसर्स को देखा तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया, वाह बहुत अच्छा लिखा है, तो इसका मतलब वो समझ गया वाह ये तो सचिन तेंदुलकर है, बिकॉज पेपर में तो चेहरा दिखता नहीं किसी का, और उसकी वजह से ना आपके पूरे आंसर्स को वो अच्छा समझ के ही, बिकॉज सचिन तेंदुलकर खेल रहा है तो अच्छा ही खेल रहा होगा, तो वैसा करते 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 पूरे एंड तक पेपर चेक करता है। जहां पे आपको 80 आउट ऑफ 60 मिलने वाला था, वहां पे भी 80 आउट ऑफ 70 80 मिल सकता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो आपको अच्छा समझ लेगा एक बार, तो बस यही हमारा मेन टारगेट है कि एग्जाम के सामने हमारा जो इंप्रेशन है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा होने के लिए क्या है कि आप अपने सारे आंसर्स को अच्छा बनाओ, नो डाउट, लेकिन उसमें से 5 या 10 आंसर्स को बेस्ट बना लो, और उसी बेस्ट आंसर से जो एग्जाम में आएगा उसी बेस्ट से शुरुआत करो, और उसी बेस्ट से शुरुआत करने से आपका पेपर का जो इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के सामने वो बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। सो इसको मैं कहता हूं कि ये है आपका स्टार्टिंग पेपर स्टार्ट करने का इंपॉर्टेंट वेपन है, और इस वेपन को तैयार करने के लिए आपको जो असाइनमेंट दिया गया है उसी में से कोई भी क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके 3 स्टार दे दो जो आपको अच्छा लगता है, और फिर उसको इंप्रूव करो, आंसर्स को इंप्रूव करो कि और कोई बच्चा पूरे कर्नाटका में या पूरे इंडिया में ऐसा आंसर्स नहीं लिख सकता, वैसा आंसर उसका बना दो। और बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग जगह से आप कंटेंट ले सकते हो, गूगल से, चैट जीपीटी से, अलग अलग जगह से, और फिर वहां से उस कंटेंट को अपनी बुक में, अपनी नोट्स में डाल लो, और जब पेपर एग्जाम में आए, जब क्वेश्चन आए, तो आप उसी का आंसर लिखो जो आपने अच्छा बनाया था। उससे क्या होगा, एग्जामिनर समझ लेगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, और हमारा मेन मकसद ही यही है कि पेपर में अच्छा इंप्रेशन छोड़ना है। अच्छा इंप्रेशन स्टार्टिंग में छोड़ दोगे तो आगे अगर बेकार भी रहेगा तो वो भी मैनेज हो जाता है, ठीक है। सो ये आप समझ चुके होंगे कि आपको स्ट्रेंथ क्या बनाना है, अपने 5 या 10 क्वेश्चन को अपने स्ट्रेंथ बनाना है और उसी से पेपर की शुरुआत करना है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद एग्जाम लिखने का एक स्मार्ट तरीका ये भी होता है, प्रिपरेशन में भी स्मार्ट तरीका ये होता है कि देखिए आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करो किसके ऊपर, डायग्राम्स के ऊपर और चार्ट्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, क्योंकि एग्जामिनर को हमेशा याद रखना डायग्राम्स और चार्ट्स उसके मनपसंदी चीजें हैं जिसमें कि उसे बहुत मजा आता है चेक करने में, बिकॉज उसको ऊपर से भी देख के फटाफट चेक कर सकते हैं। अब वही आपने 4 पेज भर भर के लिखा है, तो एग्जामिनर को इतना आपके चीजें कंटेंट पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, जितना इंटरेस्ट उसको बस आप अगर अच्छे से कीवर्ड्स दिखा दे रहे हो, अच्छे से चार्ट्स बना दिए, डायग्राम बना दिए। अभी विटामिन का क्लासिफिकेशन पूछा तो एक आदमी विटामिन से क्लासिफिकेशन भर के लिख दिया, और एक आदमी ने क्या किया, लिखा विटामिन, फिर ऐसे यहाँ क्लाउड बनाया, लिखा वाटर सॉल्युबल विटामिन, फिर यहाँ एक क्लाउड बनाया, क्या लिखा, फैट सॉल्युबल विटामिन, फिर उसके बाद नीचे भी क्लाउड बनाया कि भैया इसमें ये चीजें आती हैं, इस यहाँ पर भी क्लाउड बनाया कि इसमें ये चीज। क्लाउड बनाने में मुश्किल से 2 मिनट या समझ लो 3 मिनट जाएगा, या मुझे लगता है कि 2 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन क्लाउड से क्या होता है, आपके पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो लिखना है लिखो। अब क्या एग्जामिनर आपके अंदर की चीज कंटेंट को भले ही ना पढ़े, क्योंकि वो अभी उसको ऊपर चार्ट में सारी चीजें दिख गई है, तो वो नीचे की चीजें ना पढ़ के ऊपर के चार्ट को पढ़ के ही आपको अच्छा नंबर दे देता है। समझ में आ रहा है? और एग्जामिनर हमेशा आपके पेपर को शॉर्टकट में ही चेक करना चाहता है, इसीलिए उसको शॉर्टकट वे में चार्ट्स और डायग्राम दोगे तो उसको पेपर में अच्छा लगेगा और आपको अच्छा नंबर देगा वो। तो हमेशा याद रखना कि आप डायग्राम्स और चार्ट्स मैक्सिमम बनाओ जो कि बुक फिट टीचर में आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम अभी जो चल रहा है, एग्जाम का टाइम है,
इसमें ना 3 जगह से थोड़ा अपने आप को बचा लेना, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहला आता है गूगल। गूगल मतलब क्या होता है, कभी कभी ना हम लोग रिसर्च के चक्कर में, जैसे मैंने कहा कि अपने टॉप 5 आंसर्स को अच्छा बना लो, लेकिन उस रिसर्च के चक्कर में आप 2 3 4 5 10 दिन लगा देते हो और एकदम ही ज्यादा रिसर्च कर लेते हो। अरे इतना रिसर्च नहीं करना है, एक दिन का टारगेट बनाना है और एक दिन में खत्म करना है। उसके बाद गूगल पे जाकर फालतू के टाइम पास नहीं करने हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आप जाकर बहुत सारी अलग, देखो यहाँ पे अदर टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, मोबाइल में आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ऐसी चीजें इस समय इस्तेमाल कर रहे हो, तो माइंड में याद रखना कि एग्जाम के टाइम पे अगर आपने सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम का और इसका रील्स देख लिया ना, तो आपका माइंड एकदम ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। बिकॉज क्या होता है ना कि वो चीजें जो है ना आपके माइंड में 30-30 सेकंड में जो वीडियो चेंज होते हैं, तो आपके माइंड में भी बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप रील्स जैसी चीजें हो गई, अदर टेक्स्ट बुक, मतलब और भी जाके टेक्स्ट बुक लेके आ रहे हो, उसको भी पढ़ रहे हो। अरे भाई स्टेट रैंक ही होता है, यूनिवर्स रैंक नहीं होता है। आप जाकर चांद पे और यहां पर जाकर रैंक अपना लाने वाले नहीं हो, सिर्फ एक स्टेट रैंक ही होता है ना। तो अगर स्टेट रैंक होता है तो उसके लिए बुक फिट टीचर इज मोर देन इनफ। ये प्रूवन है, एवरी ईयर हम लोग स्टेट रैंक पाते हैं, एवरी ईयर स्टेट रैंक पाते हैं। तो कहां से बच्चा पढ़ता है, बुक विद टीचर से ही पढ़ के स्टेट रैंक आता है। तो इसका मतलब है कि ये प्रूवन चीज है कि बुक विद टीचर इज इनफ फॉर द गेटिंग स्टेट रैंक, ठीक है। तो आप फालतू का अदर टेक्स्ट बुक पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और मोबाइल पे फालतू के रील्स, फालतू की चीजों को एग्जाम टाइम पे, अभी एग्जाम का टाइम चालू हो गया, यानी कि आपका 2 महीना अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है, तो इस टाइम पे भी आप इस तरीके का कोई टाइम पास नहीं करेंगे और गूगल पे भी जाके ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज योर एग्जाम टाइम, ठीक है। रिवीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने अब तक जो रिवीजन करते आए हो ना लाइफ में, वो सब सिर्फ एक टाइम पास होता है, ठीक है। रिवीजन मतलब ये नहीं होता कि आपने बुक उठाया, एक बार देख लिया और बुक बंद कर दिया, नहीं। आपको एक चीज अच्छे से समझ लेना है कि रिवीजन मतलब होता है कि दिस इज योर लास्ट रीडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। उसके बाद आप लाइफ में नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद सीधा एग्जाम में लिखेंगे, ऐसा आपका रिवीजन होना चाहिए। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो आपका एवरी रिवीजन इज योर लास्ट रिवीजन। आपका हर एक रिवीजन आपको ऐसे करना है कि बस ये मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूं, अब इसके बाद मैं सीधा एग्जाम में पढ़ूंगा। जब आप ऐसा एटीट्यूड लेके रिवीजन करते हो ना, तो आपका रिवीजन एक्चुअल में फ्रूटफुल होता है, बहुत अच्छा होता है, जिसका आपको एक्चुअल में फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ आज मेरे को रिवीजन करना है तो बस फटाफट देख लिया, रिवीजन कर लिया, अरे वैसे रिवीजन काम नहीं आते। क्योंकि वैसे तो आप बुक हमेशा देख रहे हो, बुक देखने से वैसा रिवीजन नहीं करना है। अगर रिवीजन के लिए बुक उठा रहे हो तो हर बार आपको ये सोचना है कि ये रिवीजन मेरा लास्ट रिवीजन है, इसके बाद मैं सीधा एग्जाम के टाइम पे पढ़ूंगा। अगर ऐसा एटीट्यूड रख के रिवीजन करोगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपको अगर रिवीजन भी करना है तो याद रख के करना है कि दिस इज माय लास्ट रिवीजन। उससे आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा और सीरियस होता है और उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट भी आता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या लिखा है हम देख लेते हैं। डू रिवीजन ऑफ ऑल क्वेश्चन एंड सब्जेक्ट बिफोर एग्जाम। बिफोर एग्जाम आपको रिवीजन करना है। डोंट वेस्ट योर मतलब क्या, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेट फॉर योर एग्जाम। मतलब एग्जाम के लिए आपको वेट नहीं करना है, एग्जाम आएगा ना तो मैं करूंगा। अगर ऐसा होगा ना तो समझ जाना एग्जाम भी आ जाएगा, आगे जाके बुढ़े भी हो जाओगे, मर भी जाओगे, तो भी वो टाइम कभी नहीं आता, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कल जो होना है वो आज ही करना है, रिवीजन अभी से शुरू करना है और अपनी सारी स्टडीज को टाइम से पहले कंप्लीट करना है। क्योंकि जब टाइम से पहले कंप्लीट करोगे तो एग्जाम के टाइम पे रिलैक्स रहोगे। अगर टाइम से पहले खत्म नहीं करता ना जो बच्चा, वो एग्जाम के टाइम पे फालतू का स्ट्रेस में रहता है, फालतू की चीजों में रहता है, जो हमें नहीं रहना है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेक योर एवरी रिवीजन इज योर लास्ट रिवीजन। अपने हर एक रिवीजन को लास्ट रिवीजन बनाना है और डोंट प्रोकास्टिनेट योर रिवीजन। अपने रिवीजन को आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों शुरू करता हूं, परसों नहीं नरसों शुरू करता हूं, ऐसा कोई भी प्रोकास्टिनेशन यानी कि टालने वाला काम अभी इस समय नहीं करना है। अपने एग्जाम में, एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, लाइफ में भी जब आपको कोई काम करना है, आपने कुछ टारगेट बनाया है, कुछ अचीवमेंट का सोचा है, तो हमेशा याद रखना है कि हमको प्रोकास्टिनेशन से बहुत दूर रहना है। यानी कि जो हमारी टालने वाली चीज होती है ना, आज नहीं कल करता हूं, ये आपको लाइफ में पीछे लेकर जाती है। तो ऐसी चीजें हमें नहीं करनी है एग्जाम में भी और अपनी लाइफ में भी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिवीजन टॉपिक। उसके बाद जब आप स्टडी करते हो, मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको डायग्राम, चार्ट्स और की पॉइंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यही एक चीज, ये 3 चीजें हैं जिससे कि आपको नंबर्स मिलते हैं, जिससे कि एग्जामिनर को पता चलता है हाँ यू नो एवरीथिंग, जो हमें चाहिए था वो आपको पता है और आपको उधर नंबर मिलता है। तो एग्जाम में लिखते समय और आप जब पढ़ते हो तब भी आपको कीवर्ड्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्या इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट्स वगैरह उसको अपनी बुक में भी कर लेना है। चार्ट्स और डायग्राम को भी बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये 3 चीजें जो एग्जामिनर को बहुत पसंद है। क्योंकि एग्जामिनर को कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आप उसका काम आसान कर देते हो, उसको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है, तो वो आपके पेपर को लेके बहुत ज्यादा खुश रहता है और आपको अच्छे से अच्छा नंबर देता है। और वैसे ही उसको पसंद है चार्ट्स भी और वैसे ही उसको पसंद है डायग्राम भी, ठीक है।
सो दिस इज ऑल अबाउट दी स्टडीज, हाउ यू विल डू दी स्टडी इन एग्जाम टाइम। उसके बाद फर्स्ट ईयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि देखिए हम सबको पता है कि हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसका वेटेज एग्जाम में बहुत ज्यादा है। जब हम सबको पता है तो हम सब उसे अच्छे से कंप्लीट क्यों नहीं करते? हमारा पहला टारगेट होना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे हम 100% अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ले, ठीक है। और इसको तो रिवीजन में, अपने डेली वाले रिवीजन में डाल देना चाहिए कि भाई एक बार तो इन चीजों को जरूर देखूंगा। तो इस तरीके से करने से क्या होता है कि आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया, मतलब बहुत ही अच्छे से एक तरीके से रिवाइज भी कर लिया, बिकॉज यू नो दैट कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो अभी जो आपको पता होगा, साल भर पढ़ाई किए हो तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद पता होता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है साल भर पढ़ने के बाद। हाँ, तो भी अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, फार्मास्यूटिक्स में टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड डोसेज फॉर्म और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, ये जो चैप्टर्स हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आपके पेपर का 50% से ज्यादा हिस्सा बस यही लेने वाला है, यही चैप्टर्स लेने वाले हैं आपके सब्जेक्ट में, आपके बोर्ड के पेपर में 50% से ज्यादा हिस्सा। उसके बाद क्या है, ऑल मील्स डायग्राम, जितने भी मील्स हैं उन सब का डायग्राम, और इसके साथ साथ में मतलब मील्स का पूरा इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये चीज है फार्मास्यूटिक्स में, ये चैप्टर्स और ये मील्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नो दैट, आपको पहले से ही पता होना चाहिए क्योंकि आप साल भर से पढ़ाई कर रहे हो। उसके बाद फार्मा केमिस्ट्री, फार्मा केमिस्ट्री में क्या है, लिमिट टेस्ट और ऐसे, फार्मा केमिस्ट्री का लिमिट टेस्ट और ऐसे, जिसका हमने चार्ट भी दिया है शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि एक पेज में पूरा लिमिट टेस्ट आ जाता है शॉर्ट फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में, और दूसरे पेज में पूरा का पूरा क्या आ जाता है, ऐसे आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जरा सोचो कि एक पेज का वेटेज पता है कितना होता है, मोर देन 30 मार्क्स, मतलब 30 मार्क्स से ज्यादा आपको इसमें से आता है। जब आपको पता है तो इसके सारे रिएक्शंस जो है, लिमिट टेस्ट में रिएक्शंस है, पता है ना, आयरन, आर्सेनिक, सल्फर, क्लोराइड, तो इन सब के रिएक्शंस अच्छे से कंप्लीट करना है। और इसके साथ साथ में फार्मा केमिस्ट्री में और क्या है, क्लासिफिकेशन है और स्ट्रक्चर है, पता है ना। तो क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, और जब इंपॉर्टेंट है आपको पता है, और आपको ये भी पता है कि क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर कैसा चीज है, इसको आप समझ के याद कर सकते हो क्या, नहीं, ये सब रट्टा मार मार के याद करने वाली चीज है। तो जब रट्टा मार के याद करने वाली चीज है तो इसको आपको स्टार्टिंग बहुत पहले से शुरुआत करनी होगी और डेली बेसिस पे इसको पढ़ना होगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाली चीज है, क्योंकि फार्मा केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका एग्जाम 3 घंटे का होता है, लेकिन आपका पेपर 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ये कब होगा, जब आपको ये सारा का सारा स्ट्रक्चर और ये सारी चीजें आती होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलता है एग्जाम के अंदर, बहुत ज्यादा सोचने का टाइम भी मिलता है सिर्फ फार्मा केमिस्ट्री में। तो इसलिए आप बहुत ज्यादा ध्यान देना फार्मा केमिस्ट्री में कि अगर आपने स्ट्रक्चर और लिमिट टेस्ट को पहले से पकड़ लिया, अच्छे से मजबूती से कर लिया, तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी आपका पेपर खत्म हो जाता है और अच्छा नंबर्स भी आता है। सुटिक्स में अगेन मैं अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो सुटिक्स में हमेशा टाइम कम पड़ता है। अब जब टाइम कम पड़ता है तो आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग से ही आपको थोड़ा सा स्पीड पे ध्यान देना है और अपनी कोई भी फालतू की चीजें ऐसे नहीं करनी है कि जिसकी वजह से आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाए, ठीक है। किसी भी क्वेश्चंस को जब किसी को भी टाइम दे रहे हो तो लिमिट में टाइम देना है, क्योंकि यहाँ पे कोई 10 मार्क्स और 20 मार्क्स का आंसर आने वाला नहीं है, 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 1 मार्क्स का आने वाला है। तो ज्यादा समय देने का मतलब भी नहीं बनता है। तो इस हिसाब से आपको सुटिक्स में टाइम का थोड़ा ध्यान देना है। केमिस्ट्री तो फटाफट हो जाएगा। उसके बाद आता है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में क्रूड ड्रग्स आपने पढ़ा है, क्रूड ड्रग्स का इवैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन और एडल्ट्रेशन, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये 3 में से एक तो कंफर्म है, कभी कभी 2 भी आ जाता है और इसका वेटेज 5 मार्क वाला होता है। अब जब 5 मार्क वाला वेटेज है तो जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कि क्रूड ड्रग्स के बारे में, उसका क्लासिफिकेशन कैसे करना है, उसका इवैल्यूएशन कैसे करना है और उसका क्या एडल्ट्रेशन कैसे करना है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, बिकॉज फार्माकोग्नोसी का पेपर है और हिस्ट्री नहीं पूछा तो क्या मतलब है। तो इसीलिए जब हमें पता है ये इंपॉर्टेंट है तो हम इसे अपने अभी से इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट में डाल देंगे और अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो क्या है, ड्रग्स। कौन से ड्रग्स, अरे फार्माकोग्नोसी के क्रूड ड्रग्स जो हमने पढ़े हैं, तो वो भी यहां पर इंपॉर्टेंट है जो आपको रिवाइज करना है। अगेन मैं वापस एक चीज बोलूंगा, ये समझ के याद करने वाली चीज नहीं है, ये डेली पढ़ के रट्टा मार के याद करने वाली चीज है। इसलिए इसको अभी से शुरू करो और अभी से ही खत्म करो। और मुझे उम्मीद है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ड्रग्स खत्म भी हो गया होगा, और अगर खत्म नहीं भी हुआ है तो अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, शुरू करो, आपका काम कंप्लीट होगा। और एटलीस्ट असाइनमेंट के ड्रग्स को तो अच्छे ढंग से कर लेना। असाइनमेंट के ड्रग्स यानी कि टॉप 20 असाइनमेंट, टॉप 20 का जो हमारा ये दिया है आपको टॉप 20,
उसमें से आप अच्छे से जितने ड्रग है उतना तो आप कंप्लीट 100% कर ही लेना, आपके नंबर्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब बात करूंगा मैं एचएपी की। तो क्या एचएपी में इंपॉर्टेंट है? एचएपी में देखो सबसे पहले तो डायग्राम और फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक्सप्लेन करना है और आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो मतलब ही क्या है? एम आई राइट? इसीलिए डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एचएपी। और एक बात याद रखना, जब भी आप डायग्राम बना रहे हो तो ये मत सोचो कि मेरा डायग्राम एग्जैक्टली अच्छा से होना चाहिए, एकदम हार्ड दिखना चाहिए, एकदम ज्यादा अच्छी सी किडनी दिखनी चाहिए, लंग्स दिखना चाहिए। अरे नहीं, आपके डायग्राम्स इतने ही होने चाहिए कि जो लगे कि हाँ वही है। और उसमें अगर आपको काम करना है, मेहनत करना है, तो उसमें नेमिंग्स बहुत ज्यादा अच्छे से करो। बिकॉज हम कोई चित्रकार की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट एनी आर्टिस्ट, हम कोई आर्टिस्ट नहीं है, एग्जामिनर को भी पता है हम कौन है, हम फार्मासिस्ट हैं। और फार्मासिस्ट को क्या चाहिए कि आप उस स्ट्रक्चर को नेमिंग बहुत अच्छे से करें, एक एक पार्ट को ना नेमिंग से आप जीतो, ना कि अच्छा डायग्राम बना के। क्योंकि कितना भी अच्छा डायग्राम बना लो, एग्जामिनर ये बोल सकता है अरे वाह बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, लेकिन उससे नंबर नहीं देने वाला आपको। वो नंबर कब देगा? वो आपको नंबर तब देगा जब आपने नेमिंग अच्छे से किया है। तो जिस किसी का भी डायग्राम्स को लेकर हाथ नहीं अच्छे से बैठता है तो डोंट वरी, डायग्राम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है उसकी नेमिंग को। डायग्राम आप थोड़ा बहुत मिलता जुलता बनाकर आप नेमिंग पे अच्छे से काम करो तो आपके नंबर्स कहीं नहीं कटेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक, हार्ट, आई, ईयर, यूरिन फॉर्मेशन और ग्लैंड्स, ये ऐसा टॉपिक है कि आपके 5 मार्क का जो अभी एक्चुअली देखो ऐसे समझ के चलो कि आपका 5 मार्क का जो आंसर है ना वो यहीं पे लिखा हुआ है। यानी कि हार्ट आता है 5 मार्क में, आई, ईयर दोनों में से कोई एक तो आएगा ही आएगा। उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन एकदम फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का। फिर ग्लैंड्स के बारे में, ये ग्लैंड्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी फेवरेट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनर। पता है आपको, क्योंकि पढ़ाते समय टीचर ने बताया ही होगा। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा फोकस देना है और अच्छे से इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी में क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो डिसीज, अरे कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पढ़ा तो ये डिसीज ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डिसीज को पहले अच्छे से कर लेना, जिससे आपका पेपर बहुत ज्यादा भरा हुआ रहेगा। और साथ साथ में विटामिन और फैमिली प्लानिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन सोशल फार्मेसी। तो इसे भी आपको अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है, क्योंकि ये भी आपके बहुत सारे नंबर्स लेने वाला है एग्जाम के अंदर, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। सो टेक केयर ऑफ द विटामिन्स एंड फैमिली केयर ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज व्हाट आई हैव गिवन हियर। बट एक बात मैं क्लियर कर दूं कि असाइनमेंट में तो सारी चीजें बहुत ही अच्छे ढंग से दी गई हैं, एम आई राइट? हाँ, पर तो भी मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपको एक बेसिक पिक्चर भी पता होनी चाहिए। इन फ्यूचर भी अगर आपसे भी कोई पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि दिस आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दिस आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको आपको किसी भी हालत में भूलना नहीं है, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, और इसको अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फर्स्ट ईयर। और उसके बाद आता है मॉर्निंग स्टडीज। मॉर्निंग स्टडीज मतलब क्या होता है कि देखिए कुछ चीजें ऐसी है जो मैंने अभी आपको बताया जिसको समझा नहीं जा सकता, जिसको रट्टा ही मारा जा सकता है। जैसे क्या? अरे स्ट्रक्चर, और क्या फार्माकोग्नोसी के ड्रग्स, और क्या अरे ये साल्मोनेला टाइफी, ऐसे अलग जो डिसीज के अलग अलग नाम है, पता है ना? क्या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, है ना? ये सब चीजें कहां पढ़ा है? सोशल फार्मेसी में, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप जो चीजें आप रट्टा मार सकते हो, जिसको आपको याद करने के लिए दिमाग, देखो अगर मैं बॉल मिल की बात करूं तो बॉल मिल में इंपैक्ट और एट्रिशन उसका प्रिंसिपल है। तो ये तो लॉजिकली सही है, क्योंकि इंपैक्ट होता है और एट्रिशन होता है, तो वो आप याद कर सकते हो क्योंकि वो समझ में आ रहा है, लॉजिकली सही है। पर मुझे एक बताओ, अकेसिया अंगुष्टिफोलिया, इसमें क्या लॉजिक है? इसको कैसा लॉजिक लगाओगे? तो इसको तो आपको रट्टा ही मारना है। अरे जो चीज रट्टा मारने वाली है ना, उसका अलग से नोट्स बना लो, उसका नाम रख लो डेली स्टडीज, मॉर्निंग स्टडीज, विटामिन नाम रख लो, कुछ भी नाम रख लो, लेकिन विटामिन के साथ हम लोग डेली लेते हैं। तो वैसे ही इसका नाम रखकर आप, है ना, उन चीजों को अपने जब भी आप पढ़ाई करते हो तो अलग से हमेशा बनाते रहे करो कि भाई ये जो चीज है ना, ये मेरे को रट्टा मारना ही पड़ेगा। तो रट्टा मारने वाली चीज से बिल्कुल डरने का ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास 2 महीना टाइम है ना, तो अपनी रट्टा मारने वाली यानी कि मॉर्निंग स्टडीज या फिर विटामिन के बुक बनाओ और उसमें सारी रट्टा वाली चीजें रख दो। ठीक है, और वो चीजें डेली का फिक्स कर दो कि डेली 1 घंटा मैं उसी चीज को दूंगा। तो डेली सुबह उठ के क्या किया आपने? मॉर्निंग वाला बुक खोला। मॉर्निंग वाला बुक मतलब कौन सा? वही जो डेली विटामिन का गोली सर ने खाने के लिए बोला था। क्या था उसमें? पहला पेज खोला तो लिमिट टेस्ट का रिएक्शंस, दूसरा पेज खोला ऐसे का रिएक्शन, रिवीजन किया फटाफट। तीसरा पेज खोला तो उसमें हमारे, समझ लो मैंने 20 स्ट्रक्चर याद किए थे। ये वीक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, वीक स्टूडेंट 20 स्ट्रक्चर ही करते हैं। तो 20 स्ट्रक्चर याद किया आपने, तो 20 स्ट्रक्चर आ गया उसमें।
उसके बाद आगे गए तो फार्माकोग्नोसी का ड्रग्स आ गया, फटाफट रिवाइज किया। उसके आगे चला गया तो सोशल फार्मेसी का आपका डिसीज का क्या आ गया, कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आ गया, वो आपने अच्छे से देख लिया। बस इतनी ही चीजें रट्टा मारने की है। तो आपने इसको क्या किया, डेली बेसिस पे किया, और डेली बेसिस पे किया तो फिर आगे चल के ये आपको बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। और जब आसान हो जाती है ना तो आप बिलीव नहीं करेंगे वो सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा फेवरेट बन जाता है। जैसे कि सबसे ज्यादा नंबर्स कोई अगर स्कोर कर सकता है ना तो वो बस एक ही सब्जेक्ट है, वो है फार्मा केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर्स और क्या है, क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, अगर आपने इसको अच्छे ढंग से कर दिया तो आउट ऑफ नंबर मिलता है। तो क्यों उसको छोड़ना? और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली बेसिस पे अपनी खुद की स्टडीज बना लो। वो आपको पता होगा कि कौन सी चीजें आपको रट्टा मारनी पड़ती है, और आपको पता है कि इंपॉर्टेंट भी है लेकिन रट्टा मारना पड़ता है, क्योंकि उसको याद करने के लिए रट्टा मारना पड़ेगा, लॉजिकली याद नहीं होता है ये। तो वैसी चीजों को क्या करोगे, आप डेली वाले स्टडीज में डालते जाओगे और उनको डेली पढ़ोगे। क्लियर है? तो अपनी डेली स्टडीज कैसे बनाओगे? डेली यानी कि इसको मैं नाम देता हूं मॉर्निंग स्टडीज, या मैं नाम देता हूं विटामिन। हमारे फार्मेसी के जो विटामिन है जिनको हमको रट्टा मारना पड़ता है, तो क्या करेंगे, जो जो चीज मुझे लगता है रट्टा मारना पड़ेगा उसको उठाकर मैं क्या करूंगा, लाकर मैं अपनी वाली बुक में डाल दूंगा, या फिर एक फाइल बना लूंगा उसमें डाल दूंगा, और उसको मैं डेली बेसिस पे करता रहूंगा। क्योंकि मैं इतना श्योर हूं कि अगर मैं डेली करूंगा तो एग्जाम के टाइम पे भूलना तो दूर, मतलब ऐसा होगा कि मैं अगर नहीं भी एग्जाम के पहले देखूंगा ना, एक दिन पहले, तो भी मैं एग्जाम में लिख लूंगा, क्योंकि इतनी बार मैं पहले देख चुका रहूंगा, पढ़ चुका रहूंगा। समझ में आ रहा है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको एग्जाम के टाइम पे यूज करनी है, लेकिन उसकी शुरुआत होती है अब से। यानी कि अब से ही अगर आप बनाना चालू करेंगे तभी तो आगे चल के आपको याद होगा अच्छे से। ठीक है? सो नेक्स्ट विल गो फॉर टाइम टेबल। देखो टाइम टेबल एक ऐसी चीज होती है जो आपकी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अरे टाइम टेबल से आपको डिसिप्लिन आता है, और जब आदमी कोई डिसिप्लिन में रहता है ना तो उसके रिजल्ट्स अच्छे ही आते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, ये मैं नहीं कहता हूं, बड़े बड़े अच्छे ऑथर्स कहते हैं। एम आई राइट? तो क्या है ना, हमें भी एग्जाम जो होता है ना हमारा टाइम टेबल के हिसाब से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको बिना टाइम टेबल के काम करना है तो ऐसे ही समझ लो कि आप यहां से भाईंदर से ट्रेन में चढ़े और आपको उतरना है बोरीवली, ठीक है? तो आप पब्लिक के ऊपर अगर छोड़ दो तो पब्लिक भी आपको धक्का उक्का मारते हो सकता है अंधेरी लेके चले चर्चे, क्योंकि आपके कोई चीज आपने फिक्स की नहीं है, और साथ में मार भी खाओगे बीच में कि किधर आ गया। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर टाइम से काम नहीं किया। समझ में आ रहा है? क्योंकि टाइम टेबल के हिसाब से आप प्रॉपर देखते हैं भाईंदर लोकल है भाई, ये पकड़ूंगा तो बोरीवली उतर पाऊंगा, नहीं तो अगर विरार लोकल पकड़ लिया तो बहुत मार खाऊंगा, है ना? तो ये टाइम टेबल कब बनेगा, जब आप उसको बनाने के लिए बैठोगे। तो वैसे ही आपकी स्टडीज में भी टाइम टेबल के बिना अगर पढ़ाई की ना तो आपका रिजल्ट वही आएगा जो एक्चुअल में दुनिया चाहती है। पर जो दुनिया चाहती है वो हमेशा आपका नीचे ही चाहेगी। दुनिया कोई नहीं चाहती कि आप बहुत ऊपर आगे बढ़ो, दुनिया चाहती है कि हमेशा आप नीचे रहो। तो आप नीचे रहने वाले नहीं हो, आप सब टॉप वाले अच्छे लोग हो, और अच्छे लोग कभी भी बिना टाइम टेबल के पढ़ाई नहीं करते और बिना टाइम टेबल के अपनी लाइफ नहीं जीते। तो आप फिलहाल एग्जाम की बात करूंगा, तो एग्जाम में आपको टाइम टेबल बनाना है, और टाइम टेबल कैसे बनाना है मैं उसकी बात करूंगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो अगर आपने एक दिन में एक सब्जेक्ट डाला तो दिन में एक सब्जेक्ट में आपकी कुछ एक लिमिट होती है। जैसे कि आपने 4 चैप्टर या 3 चैप्टर पढ़ा फार्मास्यूटिक्स का, तो उसके बाद आपका मन करेगा हाँ बस हो गया, अभी तो हो गया, आज का पढ़ाई कंप्लीट हो गया, है ना? क्योंकि माइंडफुलनेस हो जाएगा, क्योंकि आपने सोचा ही था, क्या सोचा था, दिन में एक सब्जेक्ट। जब दिन में एक सब्जेक्ट सोचा है तो बट ऑब्वियसली एक के बाद आपका माइंडफुलनेस यानी कि मन भर जाएगा, और उसके बाद फिर आप क्या करोगे, अंगड़ाई लोगे, बोलोगे आज का टारगेट पूरा, और दिमाग में डोपामाइन रिलीज होगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन वो डोपामाइन झूठ है, क्योंकि एक्चुअल में आपका जो एवरेज है वो एक सब्जेक्ट का नहीं होना चाहिए। आपको डेली के 2 सब्जेक्ट रखने चाहिए। क्यों पता है? अब पहली कंडीशन तो आपने देख ली, सुटिक्स में क्या हुआ। अब दूसरी कंडीशन देखो, आपने दिन में 2 सब्जेक्ट रखा है, ठीक है? तो क्या करेंगे पता है? अभी वही आदमी अलग तरीके से दिमाग उसका यूज करता है, अलग तरीके से उसका दिमाग रिजल्ट भी देता है, क्योंकि अब वो सुटिक्स खत्म करता है ना तो उसको अच्छा लगता है कि चलो सुटिक्स हो गया, लेकिन फिर वो ऐसे नहीं करता, वो चलो सुटिक्स कभी रखो, अब स्टार्ट करता हूं फार्मा केमिस्ट्री, क्योंकि आपने पहले से दिमाग में डाल के रखा है क्या कि मुझे फार्मा केमिस्ट्री भी पढ़ना है। तो आपने यहाँ 3-4 चैप्टर सुटिक्स के भी पढ़े, 3-4 चैप्टर फार्मा केमिस्ट्री के भी पढ़े, और इसके बाद आपको ना उसके बाद भी आपको वही थकावट या वही चीज फील होगी जो आपको एक में फील हो रही थी। क्यों? अरे आपने अपने माइंड को अगर छोटा टारगेट दिया तो छोटे में ही बढ़ जाएगा वो। अगर आपने उसको बड़ा टारगेट दिया तो कंफर्म वो बड़ा भी करेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं एक ही अच्छा है, एक ही करूंगा, तो आपको एक के बाद एक्चुअल में आपका मन भर जाएगा। लेकिन आप देखो वही 2 रख के देखो, 2 में भी आपका मन नहीं भरेगा एक्चुअल में, तो भी 2 भी आप कर सकते हो। तो इसीलिए जब आप 2 करते हो ना तो क्या होता है पता है? आपको एक ही दिन के अंदर 2 दिन का एवरेज मिलता है। यानी कि जो बाकी ऑर्डिनरी पब्लिक 2 दिन में कर रही है वो आप एक ही दिन में कर पाते हो। और याद रखना, अगर कंपटीशन में अपने आप को नहीं समझ रहे हो कि आप कंपटीशन में नहीं हो, तो मतलब आप एक्चुअल में कोई इंसान ही नहीं हो, क्योंकि जो कंपटीशन करता है वही लाइफ में आगे जाता है। और आप सबका कंपटीशन है, सभी लोग का कंपटीशन है, और कंपटीशन में आगे जाना है तो बाकी पब्लिक से अलग सोचना होगा। एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, 2 सब्जेक्ट एक दिन में।
ठीक है। और एग्जाम से 10 दिन पहले से क्या करना होगा सर, मैं बताता हूं। एग्जाम के 10 दिन पहले से आप खुद अपना खुद का टाइम टेबल चेंज करके एक दिन में 3 सब्जेक्ट रखेंगे। जब आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट रखोगे ना, तो एग्जाम का जो प्रेशर और एग्जाम का जो एक तरीके से एक्साइटमेंट रहता है ना, तो उसमें आप एक दिन का 3 भी बहुत अच्छे से करोगे। यानी कि जो आपका एवरेज एक दिन में एक बंदा जो करता है, ठीक है, एक दिन में 3 दिन में जो एक बंदा करता है ऑर्डिनरी बच्चा, वही यहां पर आप एक दिन में कर लोगे। क्योंकि देखिए आप है ना सुटिक्स पढ़ के बोर हो सकते हैं, आप बुक साइड में रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगेन वापस से आपने क्या उठा लिया, केमिस्ट्री उठा लिया, तो फिर एक नया जोश आता है। फिर उसके बाद आपने हट के फिर वापस से एक एचएपी उठा लिया, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फिर एक अलग से अच्छा एक पढ़ने में मजा आता है और आप अच्छे से कर पाते हो। तो इसी हिसाब से ना अगर आप 3 सब्जेक्ट भी रखते हो एग्जाम के 10 दिन पहले, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और जो दुनिया 1 महीने में कर रही थी, वो आप 10 दिन में उतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे दोगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को फॉलो करना है। आज से टाइम टेबल जो भी बनेगा, एक दिन में 2 सब्जेक्ट आप सबके होने चाहिए। अब 2 सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ेंगे वो डिवाइड आप करेंगे, कि आपने सुबह और दोपहर में एक ले लिया और रात को और शाम को एक ले लिया, वो आप पे डिपेंड करता है। जब आप बैंगलोर पहुंचेंगे एग्जाम के 10 दिन पहले, या जो भी आप जहां पर भी हैं एग्जाम देने के लिए जाएंगे, और एग्जाम देने के लिए जब जाएंगे तो उसके 10 दिन पहले क्या करेंगे, एक दिन में 3 सब्जेक्ट का एवरेज डालिए। ठीक है, आगे बाजू दुनिया क्या कर रही है उसको नहीं देखने का, लेकिन जो मैंने रूल्स बनाया है, जो मैंने टाइम टेबल बनाया, यानी कि आप खुद ने अपने लिए जो बनाया है, उसको 100% डिसिप्लिन से फॉलो करना है। अगर आपने फॉलो किया तो रिजल्ट आपकी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। ठीक है। हाँ, अब दूसरी में अगर एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि मैं आपको एक मूवी दिखाऊं, अभी कौन सी मूवी आई है, जवान मूवी आई है, मैं आपको एक जवान मूवी दिखाऊं अभी 3 घंटे की, उसके बाद उसी थिएटर में बोलूंगा अभी वापस बैठ और एक और बार जवान मूवी दे, तो देख पाएगा? नहीं देख पाएगा ना। क्यों पता है? क्योंकि तू एक ही चीज को लंबे समय तक नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि जवान हो गया ना, चल अभी एक और मूवी आई है किसान, एग्जाम्पल, तो अब किसान बैठ के देख 3 घंटा, तो तू वो देख लेगा। क्यों? क्योंकि कुछ नया है। वैसे ही जब हमारा माइंड जो एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद बोर हो जाता है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या फिर छोड़ के बैठ जाओ, बोलो आज का टारगेट पूरा, एक जैसा ऑर्डिनरी लेमैन जो करते हैं, और दूसरा स्मार्ट तरीका क्या है कि आप दूसरी मूवी ओपन कर दो। दूसरी मूवी मतलब क्या? दूसरा मूवी मतलब दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो, और उससे फिर क्या होगा, उससे फिर आप अगेन अपना माइलेज, एक दिन में जो आप एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले थे, अब एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, यानी कि आपका माइलेज बढ़ रहा है, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, और अल्टीमेट आपकी जो मेहनत है वो आपको रिजल्ट में दिखाई देगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फॉलो करना है। अभी से 2 सब्जेक्ट एग्जाम के 10 दिन पहले से 3 सब्जेक्ट एक दिन में डालना है। दिस इज इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको समझाई। चलो अब बात करते हैं पेपर राइटिंग की। तो इसके पहले हमने क्या बात की थी? हमने बात किया था कि हाउ टू हैंडल द एग्जाम, यानी कि प्रिपरेशन कैसे करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, और कैसे आपको अपनी चीजों को डिवाइड करके पढ़ाई करना है, राइट। अब हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपको पेपर राइटिंग कैसे करना है। जब आप बोर्ड का पेपर लिखते हो तो किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने अपनी 12th साइंस में की होगी और आपको लग रहा है कि यहां भी करोगे तो आपको नंबर वैसा ही मिलेगा, तो वैसा नहीं है। जो चीजें अलग है थोड़ी, वो मैं आपको बताऊंगा और फटाफट जाऊंगा आगे और कंप्लीट करूंगा। हाउ टू राइट योर एग्जाम बोर्ड पेपर, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है, जैसे पहले भी बता चुका हूं कि इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने अच्छे इंप्रेशन के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहला चीज, स्टार्ट फ्रॉम गुड क्वेश्चन ऑलवेज। मतलब आपका आंसर्स हमेशा स्टार्ट होना, आपका बोर्ड का पेपर स्टार्ट होना चाहिए बेस्ट आंसर से। जैसे मैंने आपको बताया था, सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल दिया था कि एक आदमी जिसको पता भी नहीं कि सचिन तेंदुलकर कौन है, ठीक है, तो वो सचिन तेंदुलकर को क्या समझेगा? एक नॉर्मल क्रिकेटर समझेगा, राइट। लेकिन जो जानता है वो उसकी बहुत इमेज करेगा, भले ही वो कैसा 2-3 बॉल अच्छा खेला, उसके बाद बाकी बॉल बेकार खेला, लेकिन वो जानता है कि नहीं सचिन तेंदुलकर है, तो उसकी इज्जत बनी रहती है और उसको जो भी कुछ है ज्यादा ही चीज मिलती है। वैसा ही होता है कि अगर आपने अपने पेपर्स की शुरुआत 3-4 आंसर्स जो लिखे बेस्ट लिख दिए ना, तो उसके दिमाग में एक चीज बैठ गई कि भाई ही इज ए स्मार्ट गाय, और अच्छा है, तो जाहिर सी बात है आपके बाकी भी आगे वाले आंसर्स थोड़े बहुत 19-20 भी होंगे, बेकार भी होंगे, तो भी आपको नंबर वो अच्छा ही देता है। तो ये बात हमेशा रखना कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी गुड क्वेश्चन ऑलवेज। मतलब जो आपका बेस्ट आंसर है आपके पेपर में जो आया है 3 मार्क और 5 मार्क में, जो बेस्ट आता है शुरुआत हमेशा उसी से करना है। स्टार्टिंग में ही कुछ गलत करके एग्जामिनर को अपना गलत इंप्रेशन नहीं देना, नहीं तो आपका नंबर खराब आएगा, ठीक है। उसके बाद डू प्रॉपर एंडिंग ऑफ ऑल क्वेश्चंस। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप है ना प्रॉपर एंडिंग करना चाहिए। अगर एंडिंग नहीं करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अब यही मामले में ना 12वीं और फार्मेसी में अंतर होता है। वो क्या होता है बताता हूं। अब आपको सवाल पूछा है डिफाइन एंड क्लासीफाई विटामिन्स, तो आपने क्या किया? आपने विटामिन्स का डेफिनेशन लिखा, क्लासिफिकेशन नहीं आता है तो इतना जगह खाली छोड़ दिया, और उसके बाद जाके नेक्स्ट पेज में नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो। तो प्रॉब्लम क्या हुआ पता है
12वीं में उसमें 1 नंबर मिल जाएगा, हो सकता है, लेकिन फार्मेसी में उसको क्या काउंट करेंगे पता है? इनकम्प्लीट आंसर। और अगर इनकम्प्लीट आंसर काउंट किया तो उसमें 0 ही मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि हमें कभी भी कोई कंप्लीट आंसर्स को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है। अब अगर आता नहीं तो फिर क्या करें? अरे आता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या करना है, जब आपने विटामिन का डेफिनेशन खत्म किया तो उसके बाद डायरेक्टली उसके नीचे से ही उसके बाद वाला आंसर शुरू करो और उसके बीच में 2 लाइन खींच दो। मतलब हर आंसर खत्म होने के बाद आपको 2 लाइन खींचना है, हमेशा ये एंड से लेके ये एंड तक, ऐसा 2 लाइन, ठीक है, कि भाई ये खत्म हो गया। तो जब आपने 2 लाइन खींच दी ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने उस आंसर्स को कंप्लीट किया है। कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके आंसर्स को कंप्लीट करो। कंप्लीट करने का मतलब ये है कि आपको जितना आता है आपने लिख के उसके बाद नेक्स्ट शुरू कर दिया, आपने कोई स्पेस नहीं छोड़ा, और वही चीज में कंप्लीट में काउंट होता है। और वहां पर आपको 100% डेफिनेशन का जो भी नंबर होगा, 1 नंबर 2 नंबर, वो आपको मिलेगा। तो जितना आता है उतना कंप्लीट करके उसके बाद नीचे उतरना है। खाली स्पेस पेपर में कहीं नहीं छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, डू प्रॉपर क्वेश्चन नंबरिंग। देखो आपने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन जब बोर्ड पेपर में आपको नंबर डालना होता है कि भाई 1 नंबर 2 नंबर या जो भी नंबर सब स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपने उसमें मिस्टेक कर दी तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा? आपका पेपर खराब हो जाएगा। क्या? क्योंकि अगर आपने आंसर्स लिखा 8वां और क्वेश्चन नंबर डाल दिया 6वां, तो उसका काउंट 0 में ही हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बोर्ड का पेपर लिखेंगे तो जो आंसर्स आप अटेम्प्ट कर रहे हो वही क्वेश्चन नंबर डालेंगे। आप शुरुआत कर रहे हो अपने आंसर्स की क्वेश्चन नंबर 8 से, तो आप वहां पर क्वेश्चन नंबर 8 ही डालेंगे, ना कि आप क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे बिकॉज मेरा पहला है तो मैं पहला लिखूंगा। नहीं, आपके क्वेश्चन पेपर में जो नंबर लिखा हुआ है, 8वें नंबर का आंसर लिख रहे हो ना, तो 8 नंबर ही लिखना है, 8 नंबर, दैट्स ऑल। उसके बाद आपका आंसर। क्लियर है? 8 नंबर, उसके बाद डायरेक्टली आंसर्स। क्लियर है? आपको क्वेश्चन नंबर बड़ा बड़ा डालना है और अच्छे से साफ साफ लिखना है। उसके अंदर कोई भी मतलब इतना छोटा सा लिख दिया, हल्का से लिख दिया, फटाफट लिख दिया, ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर डालने से पहले ध्यान से डालना है, अच्छे से डालना है। नंबरिंग शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नंबर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा तो आपका एग्जामिनर आपके पेपर को लेकर सीरियस नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद क्या, हेडिंग्स एंड अंडरलाइन। देखो हेडिंग्स और जो हेडिंग्स जो होती है आपके पेपर में, जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो अंडरलाइन होना बहुत जरूरी है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? अरे आपके आंसर्स में जो बेस्ट पार्ट होता है, जो आंसर्स की जान होता है, वो कीवर्ड्स होते हैं। क्या है? एग्जांपल के तौर पे जैसे ये पढ़ते हैं हम लोग इसका बॉल मिल का प्रिंसिपल क्या है? इंपैक्ट और एट्रिशन, राइट। तो पूरे के पूरे इसमें इंपैक्ट और एट्रिशन के ऊपर अंडरलाइन रहेगा। क्यों अंडरलाइन रहेगा? वो कीवर्ड्स है, दैट इज इंपॉर्टेंट चीज। एम आई राइट? उसके बाद उसमें क्या इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल में? प्रिंसिपल के अलावा उसके बाद नीचे इंपॉर्टेंट है उसकी स्पीड, हाई स्पीड, लो स्पीड और मीडियम स्पीड। पता है ना, 3/4 स्पीड। तो वो स्पीड के नीचे अंडरलाइन रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कीवर्ड्स है। आपको भी पता है कि हाई स्पीड और लो स्पीड और 3/4 स्पीड में उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर हाई स्पीड में होगा तो नहीं होगा साइज रिडक्शन, लो स्पीड में होगा तो कम होगा साइज रिडक्शन, और अगर 3/4 यानी कि मीडियम स्पीड रहेगा तो ही साइज रिडक्शन होता है, क्योंकि बॉल्स ऊपर जाते हैं और फिर नीचे गिरते हैं, राइट। तो हाई लो और ये इसके नीचे भी अंडरलाइन रहेगा। सो ऐसे हम लोगों को कीवर्ड्स को निकालना होता है और उसकी अंडरलाइन करनी होती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि आपके बुक विद टीचर टॉप 20 के अंदर पहले से ही येलो कलर के हाईलाइट्स पहले से ही किए हुए हैं, जहां पे आपको आसानी से हाईलाइट्स वाली चीज पहले ही मिल जाती है, और उसको आपने बुक विद टीचर के टॉप 20 में हाईलाइट्स देखा है। तो सिमिलरली आपको अपने आंसर्स, जो आप आंसर की बुकलेट होगी आपकी, उसमें भी आपको अंडरलाइन करना है। कीवर्ड्स अंडरलाइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। जो आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है पेपर के अंदर, और एग्जामिनर को बहुत मजा आता है पेपर चेक करने में आपका। और जब एग्जामिनर को मजा आएगा तो बेट ऑब्वियसली जब आपने एग्जामिनर को खुश किया है तो आपको नंबर देके वो भी खुश करेगा, याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद है डोंट लीव द स्पेस इन द पेपर। अपने पेपर में खाली जगह नहीं छोड़ना है। खाली जगह क्यों छोड़ते हो? ऐसा है क्या कि बाद में पता चलेगा, बाजू वाले से देख के उसको भरूंगा, उसको कंप्लीट करूंगा? एग्जामिनर तो यही सोचता है। इसीलिए अपने पेपर में कहीं पे भी खाली स्पेस छोड़ दिए, ये आंसर इतना लिखा हूं उसके बाद बाकी का बाद में लिखूंगा। बाद में लिखने वाला कौन सा चीज है? क्या बाद में कोई दिमाग आएगा क्या ऊपर से? नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। एग्जामिनर को भी पता है। एग्जामिनर को क्या लगता है कि इसने 4 लाइन तो कॉपी मार ली बाजू से, बाकी का स्पेस खाली छोड़ा है जो बाद में कॉपी मार के लिखेगा, पर वो लिख नहीं पाया। इसकी वजह से ना उसको कट करके उसको इनकम्प्लीट का नाम देकर उसको 0 दिया जाता है। इसीलिए आप पेपर में कहीं पर भी खाली स्पेस मत छोड़ो। खाली स्पेस मतलब 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे तुम पूरा का पूरा आधा पेज ही खाली छोड़ दियो, वो होता है खाली स्पेस। तो डोंट लीव ब्लैंक स्पेस इन योर बोर्ड आंसर पेपर, ठीक है। उसके बाद
कटिंग शुड बी अवॉइडेड, मतलब जो कट वट करते हो ना थोड़ा अवॉइड करो, और अगर कर भी रहे हो ना तो सिंगल लाइन का करो। आप एकदम इतना ज्यादा डार्क करोगे, इतना डार्क कर दोगे कि टीचर आएगा और उसको ऐसे टच करके ऐसे टिक्का भी लगा लेगा ब्लू कलर का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा जो आप लोग डार्क करके जो कट करते हो उसको अवॉइड करना सीखो। अगर आपका कोई चीज गलत भी हो गया तो सिंगल लाइन एक मार दो, सिंगल लाइन से भी समझ में आता है कि कट है वो, तो आप बेसिकली वैसे ही किया करो, सिंगल लाइन मार के कट करना। आप ऐसे एकदम डार्क 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 करके पिछले 4 पेपर में भी छप जाए वो, तो उस तरीके की चीजें मत करना, पेपर का प्रेजेंटेशन खराब हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ड्रॉ 2 लाइन्स व्हेन क्वेश्चंस एंड देन स्टार्ट न्यू क्वेश्चंस टू राइट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब आपका कोई भी क्वेश्चन खत्म होता है उसके बाद 2 लाइन खींचनी है आपको, उसके बाद नया वाला चालू करना है। फिर से बोलता हूं, जब भी आप अपना आंसर बुकलेट लिखते हो तो जो भी आंसर्स आप लिख रहे हो वो कंप्लीट हो जाने के बाद जब आप नया आंसर शुरू करते हो तो उसके बीच में 2 लाइन खींचनी है पेंसिल से, ऐसे और ऐसे। समझ में आ रहा है? 2 लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके पेपर को बहुत ज्यादा साफ सुथरा और नीट और क्लीन बनाता है, जिससे कि एग्जामिनर को भी दिखाई देता है क्लियर कट कि ओके ये यहाँ खत्म हुआ और ये यहाँ शुरू हुआ। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है, हर एक पेपर में करना है। उसके बाद डायग्राम्स एंड चार्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर गुड मार्क्स। ये तो मैंने पहले भी बता दिया था, वहां पर भी था, यहां पर भी है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को जब पेपर चेक करने में मजा आएगा, कब मजा आएगा? जब बहुत सारे फ्लो चार्ट्स और डायग्राम डाले हो तो एग्जामिनर को लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको उसी चार्ट में ही सारी चीजें दिख जाती है। और जब चार्ट में उसको सारी चीजें मिल गई तो आपके कंटेंट में वो उसको इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में, उसको समझ में आ गया, आपको आता है और आपको नंबर दे देगा वो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है? जिसका इंग्लिश वीक है, जिसको थोड़ा लैंग्वेज का इशू है। तो वैसे बच्चों को, तो जो यूपी के बच्चे हैं वैसे बच्चों को तो मैं बोलूंगा कि आप तो मैक्सिमम लड़ाई है ना चार्ट्स और डायग्राम से ही जीत लिया करो, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा चार्ट्स और डायग्राम से अपने आंसर्स को शुरू करो तो एग्जामिनर आपके चार्ट्स और डायग्राम देख के नंबर दे देगा, वो आगे जाके आपके एक सेंटेंस और वगैरह वगैरह चीजों को ज्यादा नहीं पढ़ेगा। तो बस आपका काम हो गया, क्योंकि जब वो ज्यादा पढ़ लेगा उसको पता चल जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता। इसीलिए आपको क्या करना है, चार्ट्स और डायग्राम पे ज्यादा फोकस करना है। हाँ, ऐसा नहीं कि कंटेंट पे नहीं करना है, कंटेंट भी करना है, पर चार्ट्स और डायग्राम एग्जामिनर को बहुत पसंद है। अगर आप वो करते हैं तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे कम लिखने पर भी। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम के टाइम मैनेजमेंट को लेकर मैं बात करूंगा। दिस इज द लास्ट टॉपिक, फटाफट ध्यान से सुनना। क्या आपको पेपर में लास्ट में आंसर छूट जाता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप पेपर में हमेशा आपको टाइम कम मिलता है? तो मैं आपको 2 ऐसी चीज बताऊंगा जिससे कि आपके जो पेपर का टाइमिंग मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, जो मैंने कीवर्ड्स अंडरलाइन करने के लिए बोला है, जो मैंने 2 आंसर्स के बीच में 2 लाइन खींचने के लिए बोला है, जो सब हेडिंग्स को अंडरलाइन करने के लिए जो आप लोग करते हो, याद रखना ये सारी चीजें आपको पेपर के एंडिंग में करना है, पेपर के शुरुआत में नहीं करना है। यहीं पे आपका मैक्सिमम टाइम खराब होता है। कैसे? मैं बताता हूं। आप देखिए, आपने एक क्वेश्चन का आंसर लिखा, उसके बाद पेन रख रहे हो, पेंसिल उठा रहे हो, स्केल उठा रहे हो, लाइन खींच रहे हो, फिर पेन और पेंसिल रख रहे हो, उसके बाद पेन वापस उठा रहे हो, दूसरा वाला लिख रहे हो, फिर उसमें वह कंप्लीट हुआ, फिर रख रहे हो पेन, और फिर पेंसिल और स्केल उठाए, अब उसमें पेंसिल स्केल नीचे भी गिर गई, अब नीचे जाके पेंसिल स्केल ढूंढ रहे हो, फिर ऊपर आए, फिर लाइन खींचे। अरे इसमें आपका मैक्सिमम टाइम बर्बाद हो रहा है। तो कैसे इसको सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूं। कुछ नहीं, अपने पूरे पेपर को पहले कंप्लीट करो। ध्यान से सुनना, पूरे पेपर को कंप्लीट करो। लास्ट में हमेशा एग्जामिनर बोलता है लास्ट 10 मिनट्स। जब वो बोलता है लास्ट 10 मिनट्स ना, तब आप किधर भी हो, किसी भी पोजीशन पे हो, 2 क्वेश्चन बाकी है, 3 आंसर बाकी है, आपको एक चीज तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जैसे उसने कहा लास्ट 10 मिनट्स, आपको अपना पेन नीचे रख देना है और अपने स्केल और पेंसिल को उठाना है और फर्स्ट पेज पे जाना है और वहीं से अंडरलाइन करना, खींचना चालू करना है, करते करते आपको एंड तक आ जाना है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जो आपका पहले 15 से 20 मिनट ले रहा था ना, अब ये ना, ये जो काम लास्ट में आप करते हो ना, तो मात्र 2 मिनट यानी कि 120 सेकंड में ना आपका पूरा पेपर मस्त अंडरलाइन हो जाता है। अंडरलाइन कहां करना है? कीवर्ड फटाफट अंडरलाइन। और कहां करना है? हेडिंग्स वगैरह तो अंडरलाइन, और 2 आंसर्स के बीच में 2 लाइन खींचनी है, पता ना, 1 और 2 के बीच में 2 लाइन, 3 और 4 के बीच में 2 लाइन, ऐसा तो वही करना है। तो एक ही बार में आप उठाते हो पेन, थोड़ा डार्क पेंसिल लेना है आपको और स्टार्टिंग से खच 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 किससे लास्ट तक आ जाते हो। मात्र 2 मिनट में आपका पूरा लाइन हो जाता है। ना ही आपका कोई चीज गिरता है, ना ही आपको नीचे उठा के उठाना है, ना ही आपको बार बार पेन पेंसिल खेलना है। एक ही बार पेंसिल और स्केल उठाया और पूरा अंडरलाइन कर लिया, 2 मिनट में आपका काम हो गया। और उसके बाद जो आपका बचा हुआ चीज है उसको लिखना चालू करेंगे। और जब उसके बाद आप लिखना चालू करते हो तो आपको अलग से एनर्जी और भी आ जाता है। क्यों? हाँ, आपको फीलिंग आ जाता है कि नहीं, मेरा काम खत्म हो गया। और काम खत्म होने के बाद जो रिलैक्सेशन होता है, डोपामाइन रिलीज होता है, तो ब्रेन आपका और अच्छा काम करता है और ज्यादा अच्छे से पेपर को क्या कहते हैं, आंसर्स याद भी आते हैं। तो जो बचा हुआ चीज है ना, वो आपको और ज्यादा फास्ट याद आएगा और आपका पेपर
बहुत अच्छा जाने वाला है और टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा बच गया। पहली चीज़ क्या सिखाया मैंने कि जो अंडरलाइन कीवर्ड्स, अंडरलाइन दो क्वेश्चन आंसर के बीच में वगैरह वगैरह, वो लास्ट के 10 मिनट्स में किया जाता है। स्टार्टिंग से पेन पेंसिल नहीं खेलना है, ठीक है। तो ये पहली चीज सिखाई मैंने। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज और लास्ट चीज क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अगर लास्ट में 10 मिनट्स बचा है और आपके 4 आंसर्स बाकी है, यही तो होता है और कुछ नहीं होता है। आपको लास्ट में अगर पेपर छूटता है तो कैसे छूटता है? लास्ट 10 मिनट्स और कितना क्वेश्चन बाकी है? बुरे से बुरे हालत में 4, नहीं तो 2 या 3 आपका बाकी रहता है, राइट। तो आप इसको हैंडल कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला तो ये है कि आपको वो 2 मिनट जो मैं हमने बताया अंडरलाइन और सारी चीजों के लिए जो मैंने बताया अभी, उसको तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उसको अच्छे ढंग से कर देना है 2 मिनट में। अब उसके बाद क्या करना है, आपके मान लीजिए 4 आंसर्स बचे हुए जो बुरी हालत है, नहीं तो नॉर्मली 2 में 2 बैलेंस रहेगा, ज्यादा से ज्यादा ऐसा कुछ छूटता है, ज्यादा से ज्यादा 2 छूटेगा या 3 छूटता है, ऐसा ही होता है ना। लेकिन आपको क्या करना है, अब मैं समझाता हूं। 4 अगर बैलेंस है ना तो चारों को अटेम्प्ट करना, दैट इज द मेन थिंग। अब चारों को अटेम्प्ट करने में क्या होता है कि देखो एक बात सुन लो, आप अब बहुत अच्छा आंसर लिखियो, बहुत अच्छा आंसर लिखियो, तो भी 3 मार्क में से 2 मार्क ही मिलता है, पता है ना। ये बात मैंने बताई है कि कभी भी फुल मार्क्स नहीं मिलता है फार्मेसी में। तो आप जब पूरा अच्छे से भी लिखोगे, 4 में से 1 ही अटेम्प्ट करोगे और उसको बहुत अच्छे से लिखोगे, 3 को छोड़ दोगे तो भी 2 मार्क मिलना है। तो करना क्या है? करना यह है कि आप है ना क्या करो, पूरा मतलब जितना भी आपका 4 आंसर्स है ना, सबको आधा आधा पेज ही अटेम्प्ट करो, आधा इधर, मतलब पहले क्वेश्चन मान लो 4 बाकी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, चारों को अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। छूटेगी कैसे नहीं? अरे जब आप पूरा का पूरा आंसर्स, मतलब क्या है, पूरा कीवर्ड्स और जो मुद्दा है मेन, जो आपका आंसर्स, जो मेन आंसर है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज, वही फटाफट लिखोगे, उसके बाद फटाफट लिखोगे, तो यहां पर जो आपका जो टाइम है ना, EMR लगा के जो फटाफट जो बहुत सारी चीजें लिखते हो, 1.5 पेज 2 पेज लिखते हो आंसर्स को, वो ना लिख के आप आधे पेज में भी पूरे आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हो अगर आपको टाइम की कमी होगी तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन आंसर्स बचे रह जाते हैं ना, तो कभी भी पूरा खाली छोड़ के नहीं आना है कि 2 क्वेश्चन मेरे छूट गए, ऐसा कभी बोलना ही मत। क्या करना है, अगर 2 छूट रहे हैं ना तो दोनों को आधा आधा अटेम्प्ट करके आओ। पर आधा आधा कैसे, मतलब पूरा का पूरे से बॉल मिल छूट रहा है तो क्या करो, प्रिंसिपल, इंपैक्ट, एट्रिशन, उसके बाद डायग्राम से पेंसिल से फटाफट से बना दो और फटाफट से नेमिंग दे दो। एकदम घटिया भी डायग्राम होगा तो भी चलेगा, फटाफट नेमिंग लिख दो। उसके बाद सीधा स्पीड को ये क्या बोलते हैं, वो करना चालू करो। क्या अभी उसका कंस्ट्रक्शन आता है ना, तो क्या करोगे, हाँ इसमें एक हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, सिलेंडर होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ये रहता है, उसके मतलब फटाफट जितना हो सके शॉर्ट से शॉर्ट में लिख के आधे पेज में खत्म। उसके बाद चले जाओ दूसरे वाले में, आधे पेज में खत्म। मतलब कोई भी आंसर्स को छोड़ना नहीं है, क्या करना है, सबको अटेम्प्ट कर लेना है। अटेम्प्ट करके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको आते हैं वो सब लिख दो, क्योंकि वैसे भी आपको 3 में से 2 मिलना है। और जब आप फटाफट कीवर्ड्स को डाल दोगे ना, तो भी आपको 2 तो मिल ही जाएगा, 1.5 तो मिल ही जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आपको 2 नंबर पसंद है 4 में से, अगर अच्छे लिखोगे तो 1 में 2 ही आने वाला है। चारों को अटेम्प्ट कर लो तो 8 आ जाएगा। तो 8 को हमेशा कैसे मैनेज करना है, मतलब पेपर छूटता है तो कैसे मैनेज करना है, जो चीजें आपको आती हैं उसको फटाफट कंप्लीट कर दो। यानी कि एक भी आंसर्स को छोड़ो मत, आपके एक भी आंसर्स को छोड़ो मत। कम लिखो चलेगा लेकिन कंप्लीट करो, अटेम्प्ट करो। कम लिखो चलेगा लेकिन अटेम्प्ट करो। समझ में आ रहा है? तो 2 वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको सिखाई। सबसे पहली चीज क्या आती है, पेंसिल उठाना है लास्ट के 10 मिनट्स में, ठीक है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके 4 क्वेश्चन छूट रहे हैं तो लास्ट में 10 मिनट में चारों को अटेम्प्ट करने का प्लानिंग करना, ना कि मैं एक ही को अच्छे से खत्म करूंगा उसके बाद स्टार्ट करूंगा, उसके बाद पेपर छीन लिए तो क्या होगा, वैसा नहीं होना चाहिए। चारों को ही अटेम्प्ट करना, थोड़ा थोड़ा लिखना, लेकिन सेम मुद्दा जो मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो सब लिख के चारों को अटेम्प्ट करना, और उससे आपका रिजल्ट, आपके नंबर्स काफी ज्यादा अच्छे आएंगे। और टाइम मैनेजमेंट का चैप्टर क्लोज, बिकॉज 4 के 4 अटेम्प्ट कर ही लिया तो कुछ छूटा ही नहीं है, तो टाइम मैनेजमेंट का कहां प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी हाउ टू राइट योर एग्जाम। इन दैट वी हैव स्टडीड हाउ टू हैंडल द एग्जाम एंड हाउ टू राइट पेपर, ठीक है। ये दोनों चीज मैंने पढ़ाई है। इन सारी चीजों को आप वीडियो को 1 बार 2 बार और देखना और चीजों को सीखना, और आपकी जो प्रीलिम्स एग्जाम्स होगी, जो अभी प्रैक्टिस एग्जाम्स होने वाली है, जो भी होती है, उन सब में भी अभी से ही इन सब चीजों को अप्लाई करना चालू करना, क्योंकि अगर अभी से अप्लाई करना चालू करोगे तो ये आएगी। बिकॉज ये चीजें ना, ये चीजें एक बार करने वाली चीजें नहीं है, ये चीजें हैबिट होती है। एक बार आपने अपनी हैबिट में डाल लिया ना, अंडरलाइन कीवर्ड्स लास्ट में करते हैं और क्वेश्चन को कैसे छोड़ते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, किस तरीके से पेपर की शुरुआत करते हैं, कौन सा अपना बेस्ट आंसर्स बनाना है, पेपर की शुरुआत उसी से करना है। तो इन सब चीजों की जो प्रैक्टिस है वो अभी से ही होती है। अभी अगर प्रैक्टिस किया ना तो ही एग्जाम में कर पाओगे।
और ये सोचोगे कि नहीं अभी तो नॉर्मल लिखता हूँ, प्रैक्टिस जो भी नॉर्मल ऐसा आता है मैं एग्जाम में वो सारी चीज अप्लाई करूंगा, ऐसा नहीं है। अभी से ही यही जो एग्जाम कॉलेज में होगी, प्रीलिम्स होगी, जो भी कुछ होगी, उसी में ये सारी चीजों को अप्लाई करना चालू करो जो मैंने यहां बताया है, और उसी से फिर वो आपकी हैबिट बनेगी, और हैबिट बनने के बाद आपकी एग्जाम में वो अपने आप ही वैसी चीजें ही होने वाली हैं जो यहां बताई गई हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।